गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची के बीए सेमेस्टर 3 के छात्रों के साथ कोर्स 7 पेपर एंशिएंट एंड मिडेवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या प्राचीन एवं मध्यकालीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में चर्चा करूंगी। तो इस पेपर में प्राचीन एवं मध्यकालीन युग की राजनीतिक चिंतन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। प्राचीन पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने उस समय के शासन व्यवस्था, राज्य, शासक, समाज, शिक्षा के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। वहीं मध्यकालीन विचारकों में संत थॉमस एक्विनस, संत अगस्टाइन जैसे विचारकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है या इसका ऑडियो भी आप लोगों को मिलेगा। तो इस पेपर के प्रथम अध्याय में प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में आज सुनेंगे। तो प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ कहाँ से हुआ या इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ और किस तरह राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ। तो प्रथम अध्याय के बारे में सुनेंगे, इसके बाद राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे सुनेंगे। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय यूनानियों या ग्रीक वासियों को है और उसे विकसित करने का श्रेय यूरोप वासियों को। राजनीतिक चिंतन के एक प्रमुख विचारक बार्कर का कहना है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। इसका मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांत एवं स्पष्ट बुद्धिवाद है। इसी तरह जिमर्न का भी यही मत है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इस तरह से बार्कर तथा अन्य विद्वानों के इस कथन से यदि यह अर्थ लिया जाए कि यूनानियों से पूर्व की सभ्यताओं ने किसी प्रकार का राजनीतिक चिंतन ही नहीं किया तथा शासन और राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण राजनीतिक धारणाओं का प्रतिपादन नहीं हुआ, तो यह सत्य नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक युग में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक राजनीतिक चिंतन के संबंध में जो शोध कार्य किया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत, चीन, ईरान जैसे देशों के निवासियों ने न केवल विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की रचना की, वरन विभिन्न राजनीतिक समस्याओं पर गहन मनन चिंतन भी किया और ऐसे विचारों का प्रतिपादन भी किया जिनका बाद में पाश्चात्य जगत में विकास किया गया। लेकिन पूर्वीय देशों की सभ्यताएं और उनका चिंतन प्राचीन काल में चाहे कैसी ही गौरवपूर्ण स्थिति में रहा हो, उनके लिए पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के रूप में जो पतन की स्थिति आई, उसके कारण पूर्वीय सभ्यताओं की गौरव गाथा तथा चिंतन समय के साथ खो गया और इसके विपरीत पाश्चात्य सभ्यताएं एवं उनका चिंतन अधिक प्रकाशमान हो उठा या अधिक विकसित हो उठा। इन्हीं परिस्थितियों के कारण बार्कर ने अपना मत व्यक्त किया है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। इसका मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांत एवं स्पष्ट बुद्धिवाद है और अन्य जातियों को राजनीतिक चिंतन प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त होते हुए भी उसे
सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को ही जाता है। इस तरह मैकिलुएन के अनुसार राजनीतिक संबंधों पर विचार विमर्श की जो धारा यूरोपियन जगत तथा यूरोपियन संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से ही हुआ है। इसके समर्थन में कहा जा सकता है कि राजनीति से संबंध रखने वाली अनेक महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएं आज भी यूनानी भाषा की ही देन है, जैसे लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, निरंकुश राजतंत्र आदि सरकार के विभिन्न रूपों का अन्वेषण और मूल्यांकन सर्वप्रथम यूनानियों ने ही किया था। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम यह विचार भी व्यक्त किया था कि शासन प्रणालियों में परिवर्तन चक्र चलता रहता है, मतलब शासन प्रणाली में परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि राजतंत्र के बाद निरंकुश राजतंत्र, उसके बाद कुलीन तंत्र, उसके बाद अल्पतंत्र, उसके बाद प्रजातंत्र, इस तरह से एक के बाद एक शासन प्रणालियों में परिवर्तन होते रहता है। यूनानियों ने सर्वप्रथम विवेक और तर्क के आधार पर विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। यहाँ पे विवेक और तर्क पर जोर दिया गया है कि यूनानियों ने जो भी राजनीतिक समस्याएं उनके समक्ष आई, उसके समाधान के लिए वे विवेक और तर्क पर ही उस समस्या का समाधान देने का प्रयास किया। उन्होंने राज्य संबंधी चिंतन की उस परंपरा की स्थापना की जिसे वैज्ञानिक कहा जाता है। इसलिए उनकी इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए जिमर्न ने कहा है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। यूनानी जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां और तत्व थे जिनके कारण पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का उदय यूनान में ही हुआ। ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व तक जिन जंगली यूनानी जातियों द्वारा यूनान, क्रीट और टर्की पर आक्रमण करके उन क्षेत्रों में नगर राज्यों की स्थापना की गई थी, उनका अपना कोई सुनिश्चित न धर्म, न संस्कृति और न परंपरा थी। उनमें विचारों को नियंत्रित करने वाले ना तो कोई राजा, न पुरोहित और ना ही कोई पुजारी थे, और ना ही कोई प्राचीन या राजनीतिक परंपराएं थी। इस स्थिति में उनकी जिज्ञासा को उन्मुक्त बना दिया गया। इसके साथ ही उनमें प्रबल बुद्धिवाद था, मतलब बुद्धि द्वारा ही सभी कार्यों को विशेष रूप से महत्व देते थे, या बुद्धि द्वारा ही प्राप्त ज्ञान, जिसे बुद्धिवाद कहा जाता है। उनका समस्त चिंतन सांसारिक था और उनके विचार का मुख्य विषय मानव था, और वे इतने मानवतावादी थे कि उन्होंने देवताओं की कल्पना भी मनुष्यों के रूप में ही की, और अपने इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने मनुष्य के अधिकारों का प्रबल समर्थन किया। किंतु व्यक्तिवादी होते हुए भी यूनानी राज्य एवं समाज को बहुत गौरवपूर्ण मानते थे, या बहुत महत्वपूर्ण स्थान मानते थे राज को। उनका विश्वास था कि राज व्यक्ति के लिए आवश्यक है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। इस तरह उन्होंने राज को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और व्यक्ति को राज के नियमों का पालन करना आवश्यक मानते थे। यूनानी जीवन की इस पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक चिंतन का अभ्युदय हो सका। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ या आरंभ यूनानियों से ही होता है, क्योंकि यूनानियों से पूर्वीय देशों के विचारकों ने राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक
परिस्थितियों या संस्थाओं की रचना की थी, लेकिन उन विचारकों का विचार उस तरह विकसित नहीं हो पाया जितना यूनानियों का हुआ। यूनानियों ने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम विवेचन किया और उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इस तरह यूनानियों ने शासन प्रणालियों में परिवर्तन चक्र किस तरह चलता है ये भी बताया, और राजनीति में महत्वपूर्ण शब्द जो राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, प्रजातंत्र में कैसे परिवर्तन होता है, या ये शब्द, इन सबको, ये सब शब्द या भाषा यूनानियों की ही देन है। और कहा गया है कि उनका चिंतन सांसारिक था। सांसारिक होते हुए भी वे मानवतावादी थे कि मानवता में या मानव में बहुत ज़्यादा वे विश्वास करते थे। इसीलिए देवताओं की कल्पना भी उन्होंने मनुष्यों के रूप में की, और उनका विश्वास था, यह भी था कि मतलब व्यक्ति को महत्व देते हुए भी उन्होंने राज और समाज को बहुत ज़्यादा सर्वोच्च स्थान देते थे। उनका विश्वास यही था कि राज व्यक्ति के लिए आवश्यक है, राज है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास है, और इसीलिए राज के नियमों का पालन व्यक्ति को हर संभव करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि यूनानी जीवन की इस पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक चिंतन का आरंभ संभव हो सका। आगे हम देखेंगे यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो पहला है पोलिस या नगर राज्य। यूनानियों को राजनीतिक चिंतन की दिशा में प्रेरित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उनकी राजनीतिक इकाई पोलिस या नगर राज्य था। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी, और वे लघु खंड ही नगर राज्य थे। एक पोलिस या नगर राज्य में एक छोटी बस्ती और उसके आसपास कृषि कार्य के लिए आवश्यक भूमि होती थी। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से वे इतने छोटे थे कि जो वर्तमान काल में जो छोटे राज्य हैं उससे भी बहुत छोटे थे। एक नगर राज्य की जनसंख्या 10,000 होती थी। यूनानी दार्शनिक और शासकों का विचार था कि एक राज्य के सभी निवासियों में एकता, घनिष्ठता और आत्मीयता होती थी। नगर राज्य में निवासी एक दूसरे के सामाजिक जीवन से संबंध होते थे। नगर राज्य स्वावलंबी थे या आत्मनिर्भर थे, और उसमें राज्य तथा व्यक्ति अन्योन्याश्रित थे, एक दूसरे के पूरक थे। राज्य की जनसंख्या अधिक होने पर यह स्थिति संभव नहीं हो सकती, इसलिए वे नगर राज्यों की जनसंख्या को कम ही रखने के पक्ष में थे। नगर राज्य बड़े सुदृढ़ और प्रगाढ़ संगठन थे। नगर राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था होने से प्रत्येक नागरिक, उस नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक असेंबली का सदस्य होता था, और लॉटरी का सिस्टम था वहाँ पे। लॉटरी द्वारा वह कोई भी व्यक्ति जज या सेनापति बन सकता था। इस तरह वहाँ पे योग्यता या किसी के ज़्यादा पढ़ने लिखने इससे कोई मतलब नहीं था, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कोई मतलब नहीं था।
कोई भी व्यक्ति जो लॉटरी के द्वारा उसका नाम निकला तो वही व्यक्ति जज या सेनापति बन सकता था। इस तरह नगर राज्य में जीवन बिताने का अर्थ था सामुदायिक जीवन में भाग लेना। सामुदायिक जीवन में भाग लेने का मतलब कि प्रत्येक उस नगर राज्य के प्रत्येक चीज़ों में, चाहे राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक, सभी चीज़ों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। इस तरह नगर राज्य न केवल राजनीतिक संगठन था बल्कि इससे भी बढ़कर वह एक नैतिक संगठन था। स्पार्टा, एथेंस तथा यूनान के अन्य नगर राज्यों ने राजनीतिक चिंतन के विकास में अनेक प्रकार से योग दिया। इस नगर राज्यों की शासन प्रणाली स्थिर या एक रूप नहीं थी। स्थिर या एक रूप नहीं थी, इसका कहने का मतलब है कि उस नगर राज्य में कभी राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र क्रमशः एक दूसरे का स्थान लेते रहते थे। शासन प्रणाली में परिवर्तन चक्र चलते रहता था। इस तरह शासन प्रणाली में इन परिवर्तनों ने यूनानियों को विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विवेचन की ओर ध्यान आकृष्ट किया। दूसरी जो विशेषताएं थी, यूनानी राजनीतिक चिंतन की दूसरी विशेषताएं थी विवेकवादी चिंतन। यूनानी राजनीतिक चिंतन विवेकवादी था। उनकी मान्यता थी कि विश्व सृजनात्मक विवेक की उपज है और उसके स्वरूप को समझने के लिए उसके निर्णायक सिद्धांतों की खोज करना आवश्यक है। यूनानी अंधविश्वासों से दूर रहते हुए तर्क बुद्धि के आधार पर अपनी मान्यताओं को निर्धारित करते थे। मतलब यूनानी अंधविश्वासी नहीं थे, वे तर्क बुद्धि के आधार पर उनके समक्ष जो भी समस्याएं आती थी उन समस्याओं का समाधान वे विवेक के आधार पर, तर्क बुद्धि के आधार पर करते थे। वे मनुष्य को मननशील मानते थे और आलोचना, सामूहिक वाद विवाद तथा विचार गोष्ठियों को महत्व देते थे। इस तरह उनका चिंतन विवेकवादी था। तीसरा जो विशेषताएं हैं, सांसारिक चिंतन। यूनानी राजनीतिक चिंतन सांसारिक एवं भौतिक चिंतन था। वहाँ के विचारक मध्ययुगीन दार्शनिकों के समान आध्यात्मिकवादी नहीं थे। मतलब वे सांसारिक एवं भौतिक चिंतन करते थे। मध्ययुगीन दार्शनिक जो आध्यात्मिक या परलोक में विश्वास करते थे, वे इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वे संसार को प्रमुखता देते थे। इस समाज और उसमें सुख, समृद्धि और नैतिक जीवन की खोज और उसकी उपलब्धि उनके चिंतन का मुख्य केंद्र था। चौथा जो विशेषताएं हैं वह है सामुदायिक हित की भावना। यूनानियों में सामुदायिक हित की भावना बहुत ज़्यादा थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने समाज के हित को सर्वोपरि समझा और वे राज्य को सामुदायिक हित की सबसे प्रधान इकाई मानते थे। उन्होंने व्यक्ति को राज्य के बिल्कुल अधीन कर दिया। मतलब व्यक्ति राज्य के अधीन है, लेकिन उनके जीवन में व्यक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सामुदायिक हित का तात्पर्य बहुमत की निरंकुशता नहीं थी और ना ही किसी वर्ग या राज्य द्वारा जनता पर लादी गई निरंकुशता। यूनान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से की स्वतंत्रता और राज्य में एक साझेदारी प्राप्त थी। मतलब राज्य को सर्वोच्च मानते हुए या राज्य के अधीन व्यक्ति को मानते हुए भी यूनान के प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि राज्य
के कार्यों में या राज्य में एक हिस्सेदारी उनकी थी। यूनानियों में सामुदायिक जीवन के प्रति स्वाभाविक रूप से रुचि थी कि वे वहाँ के लोग समुदायों में या समुदायों के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकते थे। पांचवी जो विशेषताएं हैं वह है राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था। यूनान के लोगों और यूनानी चिंतन की राजनीतिक जीवन में गहरी आस्था थी। प्लेटो और अरस्तु दोनों का यही विचार था कि राज्य के विकास और उसके कार्यों में अपनी साझेदारी को निभाना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरम विकास है। मतलब इन दोनों महान दार्शनिकों का यही विचार था कि राज्य के विकास और उसके कार्यों में और साझेदारी में व्यक्ति को उस विकास में साझेदारी करना चाहिए, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। और उनका कहना था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और राज्य सभी प्रकार के समुदायों में सर्वोपरि है। उस तरह वहाँ पे राज्य को उस नगर राज्य में जितने भी समुदाय थे उन सभी समुदायों में राज्य को सर्वोच्च माना गया है। राज्य के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है, ये उनका मानना था। वे राज्य को व्यक्ति की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक मानते थे और अपनी इसी धारणा के कारण वे सदियों तक आदर्श राज्य की कल्पना में व्यस्त रहे। उनके लिए राज्य एक राजनीतिक संगठन से अधिक एक नैतिक संगठन और एक शिक्षण संस्था के रूप में था, जो समाज के लोगों को उनके कर्तव्यों और राज्य में उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराता था। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वह है राज्य एक नैतिक संस्था है। यूनानी विचारकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है और कहा है कि उच्चतम जीवन का श्रेष्ठतम साधन राज्य है। उनकी मान्यता थी कि राज्य के अभाव में आदर्श की स्थापना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सदियों तक आदर्श राज्य की कल्पना में व्यस्त रहे और अरस्तु राज्य को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का साधन मानते थे। यूनानियों के लिए राज्य एक राजनैतिक संगठन से अधिक एक नैतिक संगठन और शिक्षण संस्था के रूप में था। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वह है दास प्रथा में विश्वास। यूनानी दार्शनिक चिंतन मानव सभ्यता में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जन्मजात असमानता के आधार पर दासों को नागरिकता से वंचित रखा। मतलब यूनानी दार्शनिकों का विश्वास समानता में नहीं था, मानव समानता में नहीं था। उनका मानना था कि जन्मजात असमानता इस समाज में है और दासों को नागरिकता से वे वंचित रखते थे। वे दास प्रथा को प्राकृतिक समझते थे। यूनानियों के अनुसार दास प्रथा नगर राज्यों की उन्नति के लिए आवश्यक था। दासों को नागरिकों की चल संपत्ति मानते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय यूनानी दास प्रथा को आवश्यक मानते थे। और नेक्स्ट विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का अभाव। यूनानी सभ्यता नगर राज्यों पर आधारित थी। वहाँ के नगर राज्यों में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। वे अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते थे। एक नगर राज्य दूसरे नगर राज्य से ईर्ष्या और
प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता करता रहता था। इसलिए नगर राज्यों में परस्पर युद्ध और संघर्ष होते रहते थे। इस तरह उस नगर राज्य में या यूनानी सभ्यता में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का सदैव अभाव रहा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनानी राजनीतिक चिंतन की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि मध्ययुगीन एवं आधुनिक युग के चिंतन से बिल्कुल अलग था, किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि इस कारण आधुनिक युग में उसका कोई महत्व नहीं है। नगर राज्यों की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो चुकी है और अब उनका पूर्ववर्ती रूप में पुनः उदय असंभव है। फिर भी नगर राज्यों को आधार बनाकर जिस चिंतन का प्रतिपादन किया गया है उसमें सर्वव्यापकता है और उसका महत्व भी है। इसीलिए प्रोफेसर बार्कर ने लिखा है कि यूनानियों के विचार यूनानी के लिए और यूनानी नगर राज्य के लिए थे, पर यूनानी एक मानव था और यूनानी नगर राज्य एक राज्य था, और पोलिस का राजनीतिक सिद्धांत मानव और राज दोनों के लिए था। इसलिए वे सिद्धांत अब भी सही है और सदा सही रहेंगे। धन्यवाद।